नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ज्ञानदान पे। साथियों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं शिक्षक वाली सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के ऊपर। आप सभी को पता होगा, बहुत से अभ्यर्थी संशय में हैं कि मेरा कब मेरिट बनता है, मैं काउंसलिंग कराने कहाँ जाऊँ कि जिससे मेरी सीट पक्की हो सके। जिसका ज़्यादा भी मेरिट है वह भी घबरा रहे हैं कि मेरा काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। तो आप अभ्यर्थियों से अनुरोध है, निवेदन है कि आप सबसे पहले घबराना बंद करें और आज की वीडियो, आज की सेशन को आप पूरी अच्छी तरीके से पूरा एनालिसिस के साथ वीडियो को देखिए और समझिए। वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, यह आपको लोगों के लिए इंस्ट्रक्शन है। देखिए, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें, तभी आपको पूरी बातें समझ में आएगी। आप अपने पूरी समय का सिर्फ 8 मिनट 7 मिनट मेरे साथ बिताइए, आपको एक सीट पक्की हो जाएगी आपकी शिक्षक बहाली में। देखिए, आज की रणनीति है, रणनीति ही है, आप इसको बोलिए। बिहार शिक्षक बहाली में अपना सीट पक्का कैसे करें। वीडियो का आप लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं। यह मैं आपको बार बार बोलूँगा। आप देखिए, आपको पता होगा कि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट करते हैं कि मेरा कम मेरिट है, मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। इसी के उपरांत मैं इस वीडियो में फुली एनालिसिस चर्चा करने वाला हूं। आप लोग वीडियो में पूरी तरीके से बने रहें। आप देख रहे हैं, आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, बिहार शिक्षक बहाली में काउंसलिंग कहाँ कराएं। क्वेश्चन होगी पहला 1 to 5 कैंडिडेट्स के लिए फुल एनालिसिस के साथ, उसके बाद 6 to 8 कैंडिडेट्स के लिए, उसके बाद महिला कैंडिडेट्स के लिए। देखिए, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं और आप समझो शिक्षक अभी बन चुके हैं। आपको पूरी शिक्षक की अहर्ता प्राप्त है। आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक में पेशेंस, धैर्य की बहुत ही बड़ी उपलब्धि होती है। सबसे ज़्यादा पेशेंस रख सकता है तो एक शिक्षक, बिना पेशेंस का शिक्षक बन ही नहीं सकता। आप लोगों को पता होना चाहिए। आप में पेशेंस होना बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण आप धैर्य बनाकर बैठे रहें और इस वीडियो को अच्छा से सुने। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं जो आपके ज़िंदगी के लिए एक सीट बिहार सरकार की जो शिक्षक बहाली है उसमें पक्की कर सकती है। आप देखें कि आप लोगों को मैंने बताया कि पहला बात जो किया जाएगा शिक्षक बहाली 1 to 5 कैंडिडेट्स के लिए, उसमें भी 1 to 5 कैंडिडेट्स में भी जो अभी बच गए हैं, कुछ ही कैंडिडेट्स बचे हुए हैं 70% से अबव वाले। अभी जो है 65 से 70% तक मैं सेकेंड नंबर में बात करूंगा, उसके बाद 60 से 65 मेरिट वालों के लिए, उसके बाद 60 से कम वालों के लिए। और जो अगला पॉइंट होगा जिस पे हम बात करने वाले हैं वह महिला कैंडिडेट्स के लिए 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए, जिसका 60 से 70 तक मेरिट बनता है और 60 से कम वाले के लिए भी। जिसका 70 से ज़्यादा है उसका अभी तक नहीं हुआ है तो वह अपना होप ना खोए, है ना, उसके लिए भी हम बात करेंगे ही। और सबसे लास्ट में जो बात किया जाएगा, आप देख रहे हैं 6 to 8 कैंडिडेट्स के लिए, जिसका 65 से 67 तक मेरिट है और जिसका 60 से 65 है, और जो भी 60 से कम कैंडिडेट जिसका मेरिट बनता है उसके लिए। चलिए, आज की वीडियो, आज की टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अब उससे पहले आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी एकजुटता बनी रहेगी। आगे जो शिक्षक बहाली के बाद काउंसलिंग के बाद नियुक्ति पत्र मिलने वाली है, सरकार ऐसे नहीं देने वाली है। इसके लिए भी आपको आवाज़ उठाना पड़ेगा। यह मैं अभी बोल रहा हूँ, आप बाद में एहसास कीजिएगा मेरा बोला हुआ बात। तो इसके लिए आप हमारे साथ रहें, हमसे जुड़े रहें, हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने नियरेस्ट फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि उसको भी कुछ हेल्प मिल सके। और साथ ही जुड़ जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैंने साथियों आप सभी को पहले भी बता दिया हूँ कि आप वीडियो में बने रहें, घबराए मत। देखिए, अब बात करते हैं शिक्षक बहाली के ऊपर कि सेकेंड राउंड की काउंसलिंग
को कैसे कराया जाए कि मेरा सिलेक्शन अच्छी तरीके से हो जाए। तो जो भी कैंडिडेट है 6 to 8, 1 to 5 या जो लेडीज़ कैंडिडेट हैं, सभी के लिए कॉमन एक ही बात है जिसको मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से सुनिए। अगर आप ध्यान से नहीं सुनते हैं, वीडियो को स्किप करते हैं, तो आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा, और यही बात सत्य है। हम आपको अपना अनुभव ही शेयर कर सकते हैं, न कि आपकी नौकरी कहाँ पे होने वाली है वहाँ पे जाके काउंसलिंग स्थल पर पहुँचा सकते हैं। इसमें मेरा अनुभव और कुछ अनुभवी व्यक्तियों से मैंने सलाह लिया जो पहले नियोजन इकाई में कार्यरत हैं और 2014 में बहाली होकर शिक्षक पद पर नियुक्त हैं। उन्हीं के द्वारा मैंने सलाह लिया और मेरा भी अनुभव इसमें शामिल है। आप देखिए, अगर आपका मेरिट कम है या ज़्यादा है, उससे कोई बहस नहीं है। आप थोड़ी सी बात को सुनिए। आपको पता होगा पूरी बिहार में काउंसलिंग चल रही है। आपने कहाँ कहाँ पर अप्लाई किया है, इसको थोड़ी सी आप देखिए। आपने अप्लाई करते टाइम एक लिस्ट बनाया होगा, एक लिस्ट जिसमें कौन से ज़िले में, कौन से प्रखंड में, कौन से नियोजन इकाई में आपने काउंसलिंग किया था, वह तो आप शायद लिखे ही होंगे। उस फाइल को थोड़ा सा आप उल्टाइए और देखिए कि आपने काउंसलिंग कहाँ कहाँ पे, आपने फॉर्म अप्लाई कहाँ कहाँ पे किया था, किस नियोजन इकाई में, किस प्रखंड में, किस ज़िला में। उसके बाद इतना करने के बाद आप साथियों गौर से सुनिए बात को। यही बात सत्य है और आपको जो बोल रहे हैं वो आपको करना होगा। अगर नहीं कीजिएगा तो वही होगा कि पिछले काउंसलिंग में हुआ कि किसी का 70 मेरिट था लेकिन 68 वाले का सिलेक्शन हुआ, 70 वाले का नहीं हुआ। इसके पीछे रीज़न था कि उन्होंने पहले एनालिसिस नहीं किया, चले गया किसी और नियोजन इकाई पे और कहीं पे कम पे ही नियोजित हो गया। तो इसके लिए आप इसको अगर नहीं करते हैं, सेकेंड राउंड में छूटते हैं, तो आपके लिए और भी समस्या बढ़ सकती है। आप सबसे पहले जो मैंने बोला कि कहाँ कहाँ पर फॉर्म अप्लाई किए हैं उसको देखिए। उसके बाद उसमें से कहाँ कहाँ पर सबसे अधिक सीट है। सबसे अधिक सीट कहने का मतलब कहाँ कहाँ पर सीट ज़्यादा है। हो सकता है कि 5 नियोजन इकाई में, 5 ज़िले के प्रखंड में ज़्यादा सीट होगा, उसको आप चूज़ कीजिए। चूज़ करने के बाद आप देखिए कि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में उसमें कितना स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है और कितना बाकी है। इसके लिए आपको पता होगा सभी ज़िला का NIC पोर्टल वेबसाइट बनाया गया है। उस पर आप लोग जाते नहीं हैं, कभी भी उसको जाके चेक नहीं करते हैं कि कौन सा लिस्ट अपलोड हुआ और कौन सा लिस्ट पुराना है, कौन सा लिस्ट न्यू है। इतना आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करते हैं तो आप पछताइएगा, आपको फिर थर्ड राउंड के काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। आप जाके देखिए कि कहाँ पे कितना स्टूडेंट का सिलेक्ट हो गया और कितना सीट अभी वैकेंट है। आगे आप जब इतना एनालिसिस कर लेते हैं, इस पर पूरी डीपली एनालिसिस कीजिए कि कहाँ पे कितना सीट वैकेंट है, कितना स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद आप कोई एक जिला का नियोजन मतलब प्रखंड जहाँ पे नियोजित आप होने वाले हैं, नियोजन करवाने वाले हैं काउंसलिंग, उसको चूज कीजिए। वह आपको ही करना होगा कि आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है कि आप कहाँ पे काउंसलिंग करवाइएगा। आपका बात हम थोड़ी ना जान सकते हैं कि आपका काउंसलिंग दरभंगा में हो जाएगा या पटना में हो जाएगा या कहीं और कैमूर में हो जाएगा। तो इसको आप देखिए कि हमको क्या पता कि आप कहाँ कहाँ ऑनलाइन किए हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं। यह तो आप ही को पता होगा, क्योंकि आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता है। कि आप एक डिस्ट्रिक्ट को चूज कीजिए जहाँ पे आपके मेरिट के अनुसार सीट कितनी बनती है आपके कैटेगरी में, आप उसको चूज कीजिए और उस जिस भी मतलब जो है ज़िले को चूज करते हैं और उस ज़िले में कितने प्रखंड में काउंसलिंग हो गई है। जिस भी प्रखंड की काउंसलिंग हो चुकी है उसका जो रोस्टर के साथ साथ आप सिलेक्टेड स्टूडेंट
का मेरिट नहीं, सिलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए। उसके बाद एनालिसिस कीजिए कि मेरे कैटेगरी में कितना सीट है। और उसके बाद जो आपको एक बातें और करनी है उसको थोड़ा सा देखिए कि मेरा क्रम कितना है, मतलब सीरियल नंबर मेरा कितना पे है। अगर आपके मान के चलिए कि आपका सीरियल नंबर है 1000 पे और उसमें कुछ कुल 50 सीट ही खाली है, तो आप घबराएं नहीं, हम 1000 पे हैं, 50 सीट ही खाली है, हमसे ऊपर बहुत सारा कैंडिडेट है। इसको मैन में से निकाल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपसे ऊपर जितना भी कैंडिडेट होगा, क्या आप जिस नियोजन इकाई में जा रहे हैं कि उसी में सारा स्टूडेंट रहेगा कि और सारा भी जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा स्टूडेंट, निश्चित ही होगा। तो आप माइंड को पूरी कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि हमको कहाँ पे जाना है। उसका सिलेक्टेड स्टूडेंट का लिस्ट डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए आपके कैटेगरी में कितना सीट है, मेरी क्रम संख्या कितनी है। इतना करने के बाद आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हम इस नियोजन इकाई में नियोजित होने लायक है या नहीं है। अगर हैं, माइंड में कैलकुलेट कीजिए कि नहीं, इतना से इतना तक काउंसलिंग हो जाना चाहिए, क्योंकि आप पहला काउंसलिंग देख चुके हैं। तो उसके अनुसार आप उस नियोजन इकाई को चूज कीजिए। उसके बाद भी सबसे बड़ी बात है कि आप जब सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट डाउनलोड कीजिएगा तो आपको उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि इस पे मतलब इस स्टूडेंट का 68 पे नियोजन हुआ है, इसका 70 पे, इसका 69 पे, इसका 72 पे। तो आप देखिए कि मेरा मेरिट कितना है। सपोज कीजिए आपका मेरिट 65 है, जिस भी नियोजन इकाई में 68 तक काउंसलिंग हुआ है उस नियोजन इकाई को आप चूज़ कीजिए कि 68 तक हुआ है, मेरा 65 है, हम इसके नियरेस्ट हैं, हाँ, वहाँ पे सीट कितना है। तो इस तरह से आप नियोजन इकाई को चूज़ कीजिए और वहाँ पे जाइए। आप भेड़िया धसान की तरह आप यह मत सोचिए कि यहाँ पे ज़्यादा सीट है, यहाँ पे जाने के बाद हमको सेलेक्ट होना ही होना है। आज पूछिए उस स्टूडेंट को जाके जो 68 में गए, दरभंगा गए थे, 70 तक 69 तक मेरिट रह गया और सभी घूम के आए हैं। वही गर्दनी बाग पटना में कितना कम तक मेरिट गया, वहाँ पे स्टूडेंट ही नहीं पहुँचा, कम पहुँचा। देखा कि दरभंगा में बहुत सारा सीट है, वहाँ पे जाने से क्या होगा कि मेरा रिक्रूट हो जाएगा, बहाल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जितने ज़्यादा मेरिट थे और कम मेरिट थे सभी भेड़िया दसान की तरह वहाँ पे पहुँच गए थे। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो सीट रिक्रूट होने वाली होती है वह नहीं हो पाती है। यही है कि स्टूडेंट पहले एनालिसिस नहीं करके जाता है। आप जो मैंने बात बोला उसको अमल कीजिए और यही सत्य है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि जितना भी मान के साथ चलिए आपका 62 है या 60 है या 63 है, इससे कोई बहस नहीं करता है कि देखिए कि कम मेरिट तक कितना तक हुआ है ना। चलिए अब एक एक करके हम एनालिसिस करते हैं 1 to 5 के लिए। देखिए अब 1 to 5 वालों के लिए 70 से एबव के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर आपका 70 से एबव है और अभी तक आप रिक्रूट बहाल नहीं हुए हैं तो स्वाभाविक बात है आप नियरेस्ट जो आपकी नज़दीकी नियोजन इकाई है उसके लिए आप रुके होंगे, और हो सकता है कि वहाँ पे CBSE वाले स्टूडेंट आकर अपना 80% जो 85% होगा है ना, वो आकर अपना सीट जमा लिए होंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि आप भी वही बात कीजिए कि आपको वैसे नज़दीकी में हो जाना चाहिए कि अगर 70 से एबव है तो, क्योंकि आपको पता होगा कि 70% तक लगभग अब अभी तक काउंसलिंग हो चुका है। हम जितना भी नियोजन इकाई का अभी देखे हैं कि 70 तक मैक्सिमम, कहीं पे 72 तक हुआ है तो कहीं पे 68 तक भी हो गया है। तो हम पूरा अगर एनालिसिस करके बात करते हैं तो 70% तक लगभग क्या हो गया है, काउंसलिंग हो चुका है। अब बात है 70 से नीचे का, और 70 से एबव स्टूडेंट जो है मात्र 2% स्टूडेंट बचा हुआ है मेरे ख्याल से। तो 70 से अगर एबव है आपका तो आप कहीं भी जाइए आपका निश्चित ही होगा। अगर अब बात करते हैं सेकेंड नंबर पे जिसका 65 से 60 के बीच में है, 65 से 60 के बीच में है, तो आपको मैं बता दूं
कि कि मैंने जो बात अभी बताया उसको आप अमल कीजिए और उसी पे फोकस कीजिए। और 60 से कम जिसका भी मेरिट है तो आप लोग को थोड़ी सी सुनने में दिक्कत होगी, लेकिन 1 to 5 है, होने का भी चांस बनता है अगर आप दिमाग लगाते हैं। तो मैंने जैसे बताया, जिसका कम परसेंटेज है 50 से लेकर 60 तक है, अगर सेकेंड राउंड की काउंसलिंग में नहीं होती है तो आप सबसे पहले आप धैर्य ना खोएं। अभी शिक्षक बहाली के ऊपर सेकेंड राउंड ही नहीं, थर्ड राउंड ही नहीं, जब तक कि सीट पूरी रिक्रूट नहीं हो जाएगी तब तक काउंसलिंग समाप्त नहीं होगी। अगर ऐसे सरकार करती है तो बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं वह छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक सीट नहीं भरेगा तब तक काउंसलिंग प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आपकी जो थर्ड राउंड होगी काउंसलिंग, अगर आपका 60 से कम है तो आपकी थर्ड राउंड में काउंसलिंग होगी। आप थोड़ी सी पेशेंस रखे रहिए, धैर्य रखे रहिए, अपना होप न खोए। हम इतना ही बस आपसे कहना चाहते हैं। अब आगे बात करते हैं महिला कैंडिडेट्स की। आपको पता होगा महिला की सीट कितनी अधिक है, प्लस में आरक्षित है। आरक्षित का मतलब कि महिला का स्पेशल सीट है, कि इसका तो होगा ही होगा। आपका अगर कम भी मेरिट बनता है तो वैसे तो हम एक अप्रॉक्सीमेट बता दें, 60 से लेकर 70% तक जितना भी लेडीज़ हैं उसका सेकेंड राउंड के काउंसलिंग में हो ही जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कुछ मूल बिंदु मूल पॉइंट्स बताया है, उसको अमल करते हैं तो उसके अनुसार आप नियोजन इकाइयों में जाइए। ऐसे मत लगे रहिए कि मेरा नज़दीकी नियरेस्ट नियोजन इकाई जो भी है मेरे नज़दीक में, हम इसी में करवाएंगे, तब तो आप छूट गए। छूट के जाने का मतलब थर्ड राउंड में जाएंगे, है ना। और अगर आपका लेडीज़ भी है, कम मेरिट बनता है 52 55, तो आप थोड़ी सी बात को माइंड में कांस्टेंट बनाए रखें कि मेरा कम भी मेरिट है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि सेकेंड राउंड में इतना तक मेरिट गया, है ना, थर्ड राउंड में मेरी हो जाएगी, निश्चित ही होगी। वैसे 70 से 60 तक थर्ड सेकेंड राउंड में महिला कैंडिडेट्स का होने की चांस अधिक बनती है। अब है मेन पॉइंट्स 6 to 8 कैंडिडेट्स के लिए, जिसका 6 to 8 में भी आप देख रहे हैं कि 69 तक हम देखें कि लगभग जो पीछे हुई है साइंस वाले सबका यहाँ तक गया है। लेकिन बहुत ज़्यादा मारामारी है, बहुत ज़्यादा भीड़ है सोशल साइंस वाले कैंडिडेट्स में। तो इसको थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए कि आपकी सभी उस NIC पोर्टल पर जाइए, सिलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट डाउनलोड कीजिए, कहाँ पे कितना सीट वैकेंट है, मेरिट कितनी बनती है, इसके अनुसार आप एनालिसिस करके उस नियोजन इकाई में जाने का कोशिश करें। जिसकी 60 से कम है या 64 से भी कम है, 63 से, तो उस थर्ड राउंड में काउंसलिंग निश्चित ही आपकी होगी ही होगी। आपको पता होगा कि थर्ड राउंड नहीं, फोर्थ भी चलने वाली है, फिफ्थ भी चलेगी। आप यह मत घबराएं कि हमको नहीं होगा, होती है। कि मेरे ही सामने में किसी और की रिक्रूट बहाल हो रही है तो हमको थोड़ी सी कष्ट होगी ही होगी, क्योंकि सामने से जॉब निकल रही है। लेकिन सर आपको मैं बता दूं कि जॉब आपकी निकल नहीं रही है, जॉब आपको होने ही वाली है, क्योंकि नियुक्ति पत्र सबको साथ में ही मिलेगी। जिस रोज़ सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड वाले का काउंसलिंग हुआ है और थर्ड राउंड में भी आपकी रिक्रूट बहाल होती है, तो आप एक दिन ही जाएंगे अपने स्कूल ज्वाइनिंग लेटर के थ्रू। तो इसको थोड़ी सी आप माइंड मेकअप करें। अगर आपकी सेकेंड राउंड में नहीं भी होती हैं, कम मेरिट वाले के लिए बात करते हैं, कम मतलब 50 to 60 के लिए, तो आपको थर्ड राउंड में होगी, निश्चित ही होगी। अब आगे इतना बात आप समझ गए होंगे और मेरी बात को अमल करें। अगर बात नहीं समझे हैं तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। तो अगर आप वीडियो में अभी तक बने हैं तो थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट, क्योंकि सपोर्ट आप हमें करते हैं तो इसमें मेरे फ़ायदा के साथ साथ आपको भी फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि आपको पता है कि काउंसलिंग के बाद बहाली स्कूल जाने के लिए आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलना ज़रूरी है। ज्वाइनिंग लेटर आपको मैं फिर से बता देता हूं कि सरकार ऐसे नहीं देने वाली है जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा। तो आप हमें सपोर्ट करें, आपकी हर एक बात को आगे पहुंचाने के लिए हम तत्पर हैं। चलिए
फिर से अगेंस्ट आपको शुभकामना आगे टीचर बनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स।